जय हिंद दोस्तों, स्वागत है स्मार्ट स्टडी 2.0 पर। तो दोस्तों, मैं विकी कुमार आप लोग के सामने क्लास 10th के अर्थशास्त्र बुक चैप्टर 1 को स्टार्ट किया है। और पहला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो दोस्तों, ये शुरू से लेकर यानी कि बेसिक बात से लेकर पूरा अंतिम तक जाएंगे। तो इसमें छोटी छोटी बातों को भी शामिल किए हैं, तो ये सब चीज़ को आप नोट कीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा भारत कब आज़ाद हुआ है। भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया, आज़ादी मिल गई थी भारत को। तो भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। इसलिए हम लोग 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। और स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किला पर झंडा कौन फहराता है? तो ये फहराता है प्रधानमंत्री। स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहराया जाता है और कौन फहराता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, भारत 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का उपनिवेश था। तो भारत किसका गुलाम था? ब्रिटेन का गुलाम था। कितने वर्षों तक गुलाम था? तो 2000 वर्षों तक गुलाम थे हम लोग उसका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला ऐसे पूछा है, किस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था? तो सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था। किस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था? भारत। और इस सोने की चिड़िया को अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से लूट लिया, हम लोग को कंगाल बना के चले गया। तो अगला है, उसके बाद फिर पूछेगा, किस देश को विश्व गुरु भी कहा जाता था? होगा यहाँ पे, किस देश को विश्व गुरु भी कहा जाता था? तो भारत को। भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता था, अब नहीं। देखिए कैसे हम लोग पीछे जा रहे हैं कि आगे जा रहे हैं, ये आप लोग खुद सोच सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं कि हम लोग आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। अगला देखिए, अंग्रेज ने भारत में राज करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। तो ऐसे पूछता है कि अंग्रेज ने भारत पर राज करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? तो फूट डालो और राज करो की, यानी कि डिवाइड एंड रूल। दो समुदाय के लोगों को लड़ाओ आपस में, उसके बाद राज करो। ठीक है। तो ऐसे किसने भारत पर राज करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी? अंग्रेज ने। और दोनों तरीके से ध्यान में रखना है, अंग्रेज ने भारत में राज करने के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। राज करो की जगह शासन करो भी हो सकता है, फूट डालो और शासन करो। अगला, आज़ादी से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। आज़ादी से पहले सभी लोग कौन सा काम करता था? तो सिर्फ खेती बाड़ी करता था सभी लोग, वही। आज़ादी से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, जो खेती बाड़ी से जुड़ा था, उसी से पैसा वैसा कमा के अपना जीवन यापन चलाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है उपनिवेश क्या है, कॉलोनी। व्हाट इज कॉलोनी? तो उपनिवेश देखिए क्या होता है कि ऐसे समझिए, उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम। जब किसी को हम गुलाम बना लेते तो उपनिवेश। अगर कोई मेरा गुलाम है तो वो मेरा उपनिवेश होगा। ठीक है। तो उपनिवेश का शाब्दिक अर्थ गुलाम ही होता है। तो देखिए यहाँ पे, जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमज़ोर देश पर अधिकार कर लेता है और वहाँ का शासन अपने अनुसार चलाने लगता है, तो उस कमज़ोर देश को शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहते हैं। देखिए क्या बोले, जब देखिए कोई शक्तिशाली ही देश ना कमज़ोर देश को अपना गुलाम बनाएगा, तो ही लिखे, जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमज़ोर देश पर अधिकार कर लेता है और वहाँ का शासन अपने अनुसार चलाने लगता है, तो उस कमज़ोर देश को शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखे, भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटेन का उपनिवेश था। भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटेन का उपनिवेश था। जब उपनिवेश किसे कहते हैं क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ये लिख दीजिएगा, ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। अब देखते हैं आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। आर्थिक क्रिया क्या होता है? तो वे सभी, क्रिया का मतलब होता है काम, क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। तो वे सब काम जिससे हमको पैसा मिलता है, वे सभी काम जिससे हमको पैसा मिलता है, उसी को बोलते हैं आर्थिक क्रिया। तो देखिए, वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, आय का मतलब कुछ मिलता है, पैसा वैसा कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी। तो वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होता है, उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे बैंकिंग आर्थिक क्रिया का क्षेत्र है, कृषि हो गया, इन सभी से प्राप्त आय आर्थिक क्रिया होता है। तो वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, दुकान, बैंक, कुछ भी।
शिक्षक। देखिए आगे है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? देखिए, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा होता है जिसके अंदर सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, जिसके अंदर सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है। या इसका परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था हम लोग पढ़ते क्या? तो अर्थव्यवस्था हम लोग पैसा के बारे में पढ़ते हैं। पैसा का उपयोग किस तरह से किया जाए, इसी चीज़ का अध्ययन अर्थव्यवस्था में करते हैं। पैसा के उपयोग का अध्ययन ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। ऐसे भी दे सकते हैं, धन के उपयोग का अध्ययन अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखे हैं, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है, ठीक है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंदर सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। या देखिए इसी को दूसरा तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है? तो देखिए अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। अर्थव्यवस्था क्या है? आजीविका अर्जन की प्रणाली है। ये किसने कहा था? ब्राउन ने। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछे अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, किसने कहा? तो ब्राउन ने कहा था। या देखिए अर्थव्यवस्था का और भी परिभाषा है। देखिए क्या है? समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग अर्थव्यवस्था कहलाता है। यहाँ पे 3 परिभाषा देखिए अर्थव्यवस्था का, आपको जो अच्छा लगे याद रखिए। मेरे ख्याल से तीनों परिभाषा आपको याद रखना चाहिए, तो तीनों परिभाषा याद रखिएगा। अर्थव्यवस्था देखिए समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग अर्थव्यवस्था कहलाता है। सभी आर्थिक जहाँ भी आ जाए तो समझ जाइएगा ये पैसा का बात हो रहा है। आर्थिक का मतलब पैसा। उसके बाद देखिए क्या है, आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया। आर्थिक क्रिया को कितने भाग में बांटे? 3। प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। इसको क्षेत्र भी बोलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र भी बोलेंगे तो द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं, द्वितीयक को औद्योगिक और तृतीयक को सेवा। तो चलिए इसको एक एक करके देखते हैं। तो आर्थिक क्रिया को 3 भागों में बांटे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। चलिए आगे देखते हैं अलग से। प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं या प्राथमिक क्षेत्र? देखिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि को वे चीज़ जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से मिले वो चीज़ होता है प्राथमिक क्रिया। वे सभी वस्तु जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है प्राथमिक क्षेत्र। और प्रकृति के वस्तु का रूप जब चेंज कर रहे होते हैं, यानी कि जब दूसरा सामान बना रहे होते हैं, तब उसको द्वितीयक में रखते हैं। यानी कि प्रकृति के वस्तु को रूप चेंज करके दूसरा सामान बना दिए तो वो आएगा द्वितीयक। और जब वो बनाया हुआ सामान हमारे घर में आता है तो तृतीयक। यानी कि दुकान, जितना भी दुकान है और जिस चीज़ में आता है, कार, बस, ट्रक, जहाज, ट्रेन, ये सभी तृतीयक का होता है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे इसमें वन आएगा, वन भी प्राथमिक क्षेत्र, डायरेक्ट प्रकृति से मिलता है। मछली पालन प्रकृति का है। जितना भी पालन वाला चीज़ होगा, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, गाय पालन, सभी पालन प्राथमिक क्षेत्र। और उसके बाद कृषि, वन, ये सभी किस में? प्राथमिक क्षेत्र में। और सभी तरह का पालन। और ये लास्ट में लिखे खनन, खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। खनन भी तो प्रकृति से डायरेक्ट मिलता है ना, खनन यानी कि मिट्टी के नीचे से जो मिलता है उसी को बोलते हैं खनन, ठीक ना। तो खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में। आप चलिए द्वितीयक क्षेत्र को देखते हैं। देखो इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे उद्योग, उद्योग द्वितीयक होगा। निर्माण, विनिर्माण, वो विनिर्माण होना चाहिए यहाँ पे, विनिर्माण, विनिर्माण। उसके बाद विद्युत एवं गैस। एग्जाम्पल को ध्यान रखना है। एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निर्माण किस क्षेत्र का अंग है, तो द्वितीयक क्षेत्र पूछ देगा। विद्युत एवं गैस किस क्षेत्र में आता है, तो द्वितीयक क्षेत्र में। तो अब देखते हैं तृतीयक क्षेत्र। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। सेवा, क्योंकि इसमें सेवा वाला काम होता है। जैसे यहाँ पे देखिए व्यापार, व्यापार सेवा ही कर रहा है। एक सामान को खरीद के दूसरे जगह पहुँचाता है, सेवा ही दे रहा है ना। हमको दूर नहीं, जैसे दुकान खुला हुआ है, अगर अपने घर के आसपास दुकान नहीं रहता तो हमको बहुत दूर जाना पड़ता है सामान खरीदने के लिए। तो ये वहाँ से सामान खरीद के लाता है और हमें दूर जाना नहीं पड़े, इसके लिए सेवा देता है। भले वो पैसा अधिक लेता है, कोई बात नहीं, लेकिन सेवा तो दे रहा है ना। उसके बाद परिवहन है, आने जाने का साधन। उसके बाद संचार,
ये सभी तृतीय क्षेत्र में आता है। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए क्या है, आज़ादी से पहले राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान अधिक था। आज़ादी से पहले राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान अधिक था? कृषि क्षेत्र का योगदान अधिक था। और सबसे कम किस क्षेत्र का योगदान था? तो सेवा। सेवा का योगदान कम था, कृषि का योगदान अधिक था। लेकिन आज़ादी के बाद उल्टा हो गया। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक हो गया और कृषि क्षेत्र का योगदान घट गया। देखिए आज़ादी से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आज़ादी से पहले राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक था? तो मारेंगे कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र भी हो सकता है ऑप्शन में, क्योंकि प्राथमिक को ही कृषि बोलते हैं। उसके बाद आज़ादी के बाद राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान अधिक हो गया? तो सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र। अगर पूछेगा आज़ादी के बाद राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घट गया? तो कृषि का घट गया ना, सेवा जब बढ़ गया तो कृषि का घट गया। उसके बाद विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। आज विश्व में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो 3। ऑब्जेक्टिव भी पूछता है विश्व में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? 3। पूंजीवादी है पहला, दूसरा समाजवादी, तीसरा मिश्रित। देखिए पूंजीवादी वो होता है जहाँ उत्पादन के साधनों पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, निजी व्यक्ति का अधिकार है। जैसे जितना भी दुकान है, मॉल है, सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना पूंजी लगा के न खोला है। और समाजवादी जैसा कि समाज के लिए काम कौन कर सकता है? देखिए नाम में आ रहा समाज के लिए काम कौन करेगा? सरकार। तो जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है तो उसको समाजवादी। मिश्रित, देखिए मिला जुला, मिश्रित का मतलब है मिला हुआ, जहाँ पे उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता है, यानी कि सरकारी और प्राइवेट दोनों। पूंजीवादी में याद रखना सब प्राइवेट, सरकारी। समाजवादी में सब सरकारी और मिश्रित में सरकारी प्राइवेट दोनों होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं पूंजीवादी क्या होता है। देखिए पूंजीवादी क्या होता है? वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है या स्वामित्व होता है। स्वामित्व अगर अच्छा नहीं लग रहा तो अधिकार कर सकते हैं। स्वामित्व का मतलब अधिकार होता है। तो वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? गुण क्या होता है? तो निजी लाभ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य निजी लाभ होता है। निजी लाभ यानी कि लाभ के लिए ही ना, कोई दुकान खोल लिया, कुछ भी कर लिया, उद्योग लगाया लाभ के लिए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य निजी लाभ होता है। किस किस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। 3 एग्जाम्पल दिया हुआ था बुक में, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल ध्यान रखना, पूछेगा अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था? तो मारना है पूंजीवादी। या ऐसे ही पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है? तो ऑप्शन में हो सकता है ए में ये, बी में ये, सी में यही, तब डी में इनमें से सभी होगा, तब सभी को टिक करेंगे। चलिए ये पूंजीवादी देख लिया, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। अब आते समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखिए वह अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है, सिर्फ वहाँ पे निजी व्यक्ति था। देखिए अगर ध्यान से देखें तो परिभाषा दोनों का सेम ही है। सिर्फ यहाँ क्या है? वह अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। इसमें वह अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था। सेम ही है ना, सिर्फ यहाँ पे निजी व्यक्ति की जगह सरकार कर देना। तो वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? देखिए इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लोक कल्याण या सामाजिक कल्याण होता है। लोक कल्याण या सामाजिक कल्याण ऐसे भी पूछेगा तो लोक कल्याण किस अर्थव्यवस्था में होता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में। किस देश में समाजवादी है? तो चीन, क्यूबा और उत्तरी कोरिया, किम जोंग का। चीन और क्यूबा में समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब आते हैं भारत, अपना देश, मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर सरकार एवं निजी व्यक्तियों दोनों का अधिकार होता है। देखिए भारत में सरकारी भी है, प्राइवेट, दोनों चीज़ हैं, सरकारी चीज़ भी और प्राइवेट भी है, तो यहाँ पे दोनों है, मिश्रित है। वह अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों पर सरकार एवं निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल याद रखना है, पूछेगा किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित। ऐसे भी ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए समावेशी विकास क्या होता है? समावेशी विकास का मतलब होता है सभी का विकास, सभी का विकास समावेशी विकास। और विकास के लाभ से कोई भी छूटे नहीं, सभी को विकास मिलना चाहिए। तो ये देखिए
आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से, आर्थिक विकास यानी कि पैसे से संबंधित सहायता, आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए, सभी वर्ग का, समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता यानी कि वंचित नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहते हैं। एक बार और देखिए, VVI क्वेश्चन है ये सब, जितना भी इसमें क्वेश्चन लिखे हैं सभी VVI हैं। आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। VVI सब क्वेश्चन है, एक बार में याद नहीं होता तो दो बार देखिए वीडियो। पहले देखिए बताते हैं, एक बार पहले वीडियो देख लीजिए, ठीक है, अच्छा से समझ जाइए। उसके बाद एक बार फिर से देखना है और रोक के सभी जितना लिखा हुआ सबको लिख लेना और लिख के कॉपी में लिख के याद करना है। एक बार पहले वीडियो देखिए, उसके बाद समझ गए, उसके बाद दोबारा से देख के उतारिए। तो यहीं तक है, उसके बाद ये भी पार्ट वाइज आएगा, तब तक आप इतना याद कीजिए, क्योंकि अगर एक साथ ही सभी बना देंगे पूरे चैप्टर का तो आप लोग को याद करने में परेशानी होगा। इसलिए थोड़ा ही बनाते हैं, जिससे कि आप लोग को भी याद करने में परेशानी नहीं हो। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में एक अच्छे से थ्योरी पार्ट के साथ। तो देखिए वीडियो, ठीक है, मिलते हैं।